नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए जीके और जीए के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का पार्ट नंबर 7। अभी तक हमने इस सीरीज में 6 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। सारे वीडियोज आपको एक ही जगह पर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ईपीएफओ एसएससी जीके और जीए की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पिछले 6 वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ आपके ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके और जीए के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस को देख लेते हैं, कितने प्रश्न आपके जीके और जीए के पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है आपके 30 प्रश्न जीके और जीए के पूछे जाएंगे, जिनका वेटेज रहेगा 120 नंबर का, यानी कि टोटल जो है 120 नंबर के प्रश्न आपके जीके और जीए के पूछे जाएंगे ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी को आप करते रहिएगा। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मायोपिया में क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मायोपिया में क्या होता है। पहला ऑप्शन है निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तीसरा ऑप्शन है लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया में क्या होता है, तो आप याद देखिएगा, मायोपिया में होता है ये है कि दूर की जो वस्तु होती है वह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मायोपिया का अन्य नाम क्या है, तो इसको हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। आप याद देखिएगा, मायोपिया को हम क्या कहते हैं, तो मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसमें जो है पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा अवतल लेंस का। अवतल लेंस का जो उपयोग है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है स्पष्ट रूप से। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर वैदिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो आप याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक ग्रामों का जो अनुदान था वह मंदिरों और ब्राह्मणों को किया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि को और गांवों को अनुदान में देने की जो प्रथा है उसकी जो शुरुआत है गुप्त वंश के शासकों के द्वारा ही करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। जो एलोरा की फेमस गुफाएं हैं जो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, इसमें कितने फेमस मठ और मंदिर हैं, तो आप याद रखिएगा, एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 मठ और मंदिर आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 34। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं दी गई हैं और एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी परियोजना का संबंध इसमें गलत है, यानी कि सही सुमिलित नहीं है कौन सी परियोजना। तो हीराकुंड बांध परियोजना आपको उड़ीसा में मिलेगी महानदी पर, तो इसको भी आप याद रखिएगा, उड़ीसा में महानदी पर आपको मिलेगी हीराकुंड बांध परियोजना। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। फरक्का बांध आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जो कि गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा टिहरी बांध। वहीं इडुक्की परियोजना आपको मिलेगी केरल में। तो आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन टिहरी बांध यहाँ पे आपका सही नहीं था। टिहरी बांध आपको मिलेगा कहाँ पर, तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो है ना, इसका सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से भूटान सार्क का सदस्य है, आपका अफगानिस्तान है, मालदीव है, लेकिन म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल जो है
8 सदस्य देश हैं सार्क के। ये 8 सदस्य देश कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 जो हैं इसके मेंबर हैं सार्क के। सभी आपकी जबान पर होने चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है, किसकी सहायता से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से जो है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि किस काल में जो अछूत की अवधारणा थी वह स्पष्ट रूप से देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो है इस उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत की जो अवधारणा थी वह स्पष्ट रूप से देखने को मिली थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर जो थे ये भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून थे, यानी जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आकार और विस्तार में सबसे बड़ी होने के कारण निम्नलिखित में से किसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसमें से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 17 में नहीं बल्कि यह अनुच्छेद जो है 18 में आपको मिलेगा उपाधियों का अंत। तो आप इसे याद देखिएगा। और इस स्पृश्यता का अंत आपको 18 में नहीं बल्कि 17 में मिलेगा। तो ये भी गलत आपका दिया गया था। विधि के समक्ष समानता की बात जो है अनुच्छेद 19 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 14 में की गई है, ये भी गलत था। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको जो है रखा गया है अनुच्छेद 20 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित था, बाकी ऊपर के तीनों आपके सुमेलित नहीं थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो आप याद रखिएगा, बाब अल मंदेव। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं बाब अल मंदेव जो जल संधि है यह हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाब अल मंदेव। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है क्या कहलाती है। तो इसको हम वित्त की कमी कहते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो सरकार होती है उसका व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो गदर पत्रिका का पहला अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। गदर पत्रिका का जो पहला अंक था इसको उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आपका जो तृतीयक क्षेत्रक होता है इसको हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्रक आते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, बैंकिंग हो गई, मेडिकल हो गई
इसके अलावा अन्य जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको हम सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे स्कूल हो गया, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में सभी आपके उद्योग आते हैं, इंडस्ट्री जितनी भी आती है ना आपकी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और जितने भी कच्चे माल कृषि वगैरह जो आते हैं ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। यह जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है और इसी दिन जो है, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। बिहार में यह सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो आप इसे याद देखिएगा। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध जो है इस आंदोलन को चलाया गया था, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो सरोजिनी नायडू ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी जिनके द्वारा कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता करी गई थी, पहली भारतीय महिला थी। तो किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी, तो आप याद रखिएगा 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पर, तो कानपुर में। तो कानपुर में 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी गई थी, किसके द्वारा, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है। इसमें से कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। तो आप याद देखिएगा टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टार्टरिक एसिड जो है आपको अंगूर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अम्ल हैं आइए उनको देख लेते हैं, इनका प्राकृतिक स्रोत क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिरका आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टरिक पाया जाता है, प्याज में सल्फेनिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी और बिच्छू के डंक में मैथोनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा सेब में आपका मैलिक अम्ल, यहाँ पे सब नहीं सेब होगा, एप्पल की बात यहाँ पर हो रही है, तो सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण हमारा लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण ये मांसपेशियों में हमको थकान का अनुभव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पर है। तो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यह होती है, आप याद रखिएगा फीफा जो है फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। और इसके प्रमुख कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वोल्ट किसका मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप याद रखिएगा विभवांतर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विभवांतर जो है विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। उस नदी की आपको पहचान करनी है जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, यानी कि राजस्थान के बाहर यह नहीं जाती है। तो इस नदी का नाम है बनास। यह सिर्फ राजस्थान में ही फ्लो करती है, बहती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, बनास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो आप याद देखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी जो संविधान सभा थी उसने हमारे राष्ट्रगान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, अपनाया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको मयूर द्वीप देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह किसकी आत्मकथा है, आपसे पूछा जा रहा। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो यह किसकी आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी की यह जयंती होती है जिसको पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जो आपका होता है, यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यह किसका बर्थडे होता है, किसकी जयंती होती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और 31 दिसंबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 अप्रैल को। वहीं 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल पंचायत डे, यानी कि पंचायती राज दिवस जो होता है, यह 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जो है 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा शहीद दिवस आपका 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या हुआ था? तो 23 मार्च को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो भारत में 2 दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक 23 मार्च और एक 30 जनवरी को। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय राज्य में आपको मोहूरी नदी मिलेगी? मोहूरी नदी आपको किस भारतीय राज्य में मिलेगी? तो त्रिपुरा में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा में आपको मोहूरी नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल में, और भारतीय राज्य त्रिपुरा में आपको मोहूरी नदी देखने को मिलेगी। यह नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एशियन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो EPFO SSC 2023 की परीक्षा के लिए जीके और जीए के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसका सेट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको फायदा पहुंचाएगी आपके EPFO SSC की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।